नमस्कार और स्वागत है। आज हम हाल की कुछ उन घटनाओं और तथ्यों की गहराई में उतरेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बेहद जरूरी हैं। जी। हमारे पास पुरस्कार, राष्ट्रीय नीतियां, खेल और विज्ञान मतलब कई स्रोतों से जानकारी है। और हमारा मकसद सिर्फ खबरें दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इनमें से क्या और क्यों महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। परीक्षा में अक्सर तथ्यों के पीछे का संदर्भ या उनका महत्व पूछ लिया जाता है। तो आज हम हर खबर के क्यों और कैसे पर ध्यान देंगे, ताकि जानकारी सिर्फ याद न हो बल्कि समझ में भी आए। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सम्मानों से जिन्होंने इस साल सुर्खियां बटोरी। जी बिल्कुल। सबसे पहले प्रवासी भारतीय सम्मान। ये पुरस्कार मिला है सऊदी अरब में बसे एक भारतीय डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। तो ये सम्मान क्यों खास है? देखिए, ये इसलिए खास है क्योंकि ये पुरस्कार विदेश में भारत का नाम रोशन करने वाले लोगों को दिया जाता है। और डॉक्टर खुर्शीद को ये सम्मान मिला है हेल्थ केयर में उनके शानदार काम के लिए। अच्छा। खास तौर पर कोविड-19 महामारी और हज यात्रा के दौरान उन्होंने जो मेडिकल सेवाएं दी, वो काबिले तारीफ की। हम्म। परीक्षा के नजरिए से ये याद रखना जरूरी है कि इस पुरस्कार की शुरुआत 2003 में हुई थी। मतलब इसका मकसद था विदेशों में बसे भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़े रखना। अच्छा। सम्मान की बात चली है तो लोकपाल स्थापना दिवस पर भी कुछ बड़े नामों को सम्मानित किया गया। अन्ना हजारे भी शामिल थे इसमें। जी। 16 जनवरी 2025 को इस कार्यक्रम में अन्ना हजारे के साथ कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े जी। और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी भी सम्मानित हुए। ये एक तरह से कह सकते हैं कि लोकपाल आंदोलन को खड़ा करने वाले प्रमुख चेहरों को धन्यवाद दिया गया। सही है। हजारे की भूमिका तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, उन्हीं के आंदोलन के दबाव में 2013 का वो लोकपाल अधिनियम बना था। और हाँ, एक जरूरी तथ्य जो अक्सर पूछा जा सकता है, भारत के वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर हैं। ओके। नागरिक सम्मानों के बाद अब थोड़ा कला जगत की ओर बढ़ते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हाँ, और इसमें बंगाली सिनेमा की धूम रही। माणिक बाबर मेघे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। अच्छा। जबकि चंदन सेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। और दिलचस्प बात यह है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार 2 लोगों को मिला। 2 लोगों को? जी, श्रीजीत मुखर्जी और देबालय भट्टाचार्य को संयुक्त रूप से। इस पुरस्कार के बारे में एक तथ्य ये भी है कि इसे 1999 में शुरू किया गया था, लेकिन 2021 में महान निर्देशक सत्यजीत रे के सम्मान में इसका नाम बदला गया। पुरस्कारों की ये झड़ी सिर्फ सिनेमा तक ही सीमित नहीं रही। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, बिल्कुल, झांकियों को लेकर तो हमेशा ही एक अलग उत्सुकता रहती है। और इस बार बाजी मारी उत्तर प्रदेश ने। उनकी महाकुंभ 2025 वाली जो थीम थी, हाँ। उस झांकी को पहला पुरस्कार मिला। दूसरा स्थान मिला त्रिपुरा को, उनकी पारंपरिक खर्ची पूजा दर्शाने के लिए। जी। और तीसरा आंध्र प्रदेश को, उनकी खास एटिको पक्का बॉम्बलू लकड़ी के खिलौनों की कला के लिए। और सेना की टुकड़ियों में सिग्नल टुकड़ी की मार्चिंग को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। ये पुरस्कार भारत की सांस्कृतिक विविधता को बहुत खूबसूरती से दर्शाते हैं। बिल्कुल। और अब बात देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों की। इस साल की लिस्ट में क्या कुछ खास रहा? इस साल मतलब कला और लोक सेवा पर काफी जोर दिखा। पद्म विभूषण पाने वालों में सिनेमा जगत से चिरंजीवी और वैजयंतीमाला बाली जैसे दिग्गज शामिल थे। जी। तो वहीं सार्वजनिक जीवन में लंबे योगदान के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को भी ये सम्मान मिला। और खेल जगत थे, अक्सर क्रिकेट का दबदबा रहता है। इस बार भी क्रिकेट से नाम है, जैसे आर अश्विन को पद्मश्री मिला। लेकिन जो बात ध्यान खींचती है वो है भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर PR श्रीजेश को पद्म भूषण मिलना। हाँ, ये वाकई में एक बड़ी बात है। जी, ये एक अहम संकेत है कि अब क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन हो रहा है, उसे भी शीर्ष स्तर पर पहचाना और सराहा जा रहा है। सही कहा। तो ये तो हुई सम्मान और उपलब्धियों की बातें।
लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर सरकार क्या कर रही है? चलिए कुछ बड़ी नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समझते हैं। जरूर। सबसे पहले तो 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर, खासकर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में होता है और ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन इन सब की समीक्षा करता है। इसका असर तो पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल, क्योंकि इससे बाजार में मांग बढ़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई पहल हुई है, एक छात्र एक मेंटर कार्यक्रम। ये क्या है? ये एआईसीटीई की एक बहुत ही व्यवहारिक पहल है। एआईसीटी मतलब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। जी, इसके तहत इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्रों को इंडस्ट्री में काम कर रहे पेशेवरों के साथ जोड़ा जाएगा। ये एक तरह की एआई संचालित करियर मेंटरशिप है। एआई संचालित? जी। ये कैसे काम करता है? दरअसल ये पहल सरकार के नीट 4.0 प्रोग्राम का हिस्सा है। नीट यानी नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ओके। तो यहाँ एआई का इस्तेमाल सही छात्र को सही मेंटर से मिलाने में किया जाएगा, ताकि उनकी जरूरतें और मेंटर की विशेषज्ञता वो मेल खा सकें। इसका सीधा लक्ष्य है छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना। ये तो बहुत अच्छी पहल है। अच्छा, शिक्षा के साथ साथ देश के बुनियादी ढांचे में भी तेजी दिख रही है। खबर है कि भारत का सड़क नेटवर्क अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हो गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोचिए, 2014 में हमारे पास लगभग 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे। जी। तो ये 2025 तक बढ़कर करीब 1,46,000 किलोमीटर हो गए हैं। ये दिखाता है कि कनेक्टिविटी पर कितना जोर है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन भी हुआ है। अब हर मौसम में सोनमर्ग बाकी देश से जुड़ा रहेगा, चाहे कितनी भी बर्फबारी क्यों ना हो। बेहतर सड़कें और सुरंगें ये तो देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी हैं। और रक्षा क्षेत्र में भी इस साल काफी कुछ हुआ है। डीआरडीओ ने एक नई एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जी, ये है नाग MK2 यानी NAG MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी खासियत है फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी। मतलब? एक बार लॉन्च करने के बाद उसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। वो खुद अपने लक्ष्य को ढूंढकर नष्ट कर देती है। वाह! और ये होता कैसे है? मतलब मिसाइल अपने लक्ष्य को खुद कैसे पहचानती है? जबरदस्त। इससे सेना की ताकत काफी बढ़ जाती है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है, जो पिछले संस्करण से लगभग 2 गुनी है। इसके साथ ही नौसेना को भी मजबूती मिली है। प्रोजेक्ट P75 के तहत आखिरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वाकशीर वो भी नौसेना को सौंप दी गई है। रक्षा और तकनीक की बात हो ही रही है, तो अंतरिक्ष में भारत की उड़ान को कैसे भूल सकते हैं? इसरो ने अपना 100वां GSLV रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये इसरो के लिए एक ऐतिहासिक पल था। 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी और NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया। ये भारत के अपने GPS नाविक सिस्टम को और मजबूत करेगा। बिल्कुल। और ये मिशन 2 वजहों से और भी खास था। एक तो ये श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर से 100वां मिशन था। अच्छा। और दूसरा, इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं V नारायणन, उनके नेतृत्व में ये पहला बड़ा प्रक्षेपण था। बहुत बढ़िया। और अंतरिक्ष में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे ज्यादा देर तक स्पेस वॉक करने का, मतलब अंतरिक्ष में चहलकदमी करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुल कितना समय हो गया है अब? 30 जनवरी 2025 को अपना स्पेस वॉक पूरा करने के बाद उनका कुल स्पेस वॉक समय 62 घंटे और 6 मिनट हो गया है। ये इंसानी सहन शक्ति और लगन की मिसाल है। वाकई भारत की ये तकनीकी ताकत अब दुनिया भर में इसकी पहचान बन रही है। हाँ। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए क्या खबरें रहीं। जी। अमेरिका ने भारत के कुछ परमाणु संस्थानों पर लगे पुराने प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है? कूटनीति के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये प्रतिबंध शीत युद्ध के समय से भारत के प्रमुख संस्थानों पर लगे थे, जैसे बार्क, इंडियन रेयर अर्थ्स और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इनका मकसद भारत के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था। जी। तो अब इन्हें हटाने का मतलब है कि अमेरिका अब भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति और एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, खासकर एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए। बिल्कुल। इससे भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिए आधुनिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक सहयोग हासिल करने में आसानी होगी। ये भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रमाण है।
भारत के रिश्ते सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि यूरोप से भी मजबूत हो रहे हैं। स्पेन के साथ दोहरे वर्ष की घोषणा हुई है। जी, भारत और स्पेन ने फैसला किया है कि 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को और गहरा करना है। दुनिया में दूसरी तरफ इंडोनेशिया से एक प्राकृतिक घटना की खबर है। वहां माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। हाँ, और ये ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखीय क्षेत्र है। अच्छा। माउंट इबू एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। आसान भाषा में कहें तो ये उन ज्वालामुखियों में से है जो पहाड़ की तरह दिखते हैं और जो लावा, राख और चट्टानों की परतों के जमने से बनते हैं। और इसी वजह से इनमें अक्सर बहुत विस्फोटक विस्फोट होते हैं। बिल्कुल। अकेले 2023 में इसमें 21,000 से ज्यादा छोटे बड़े विस्फोट हुए थे। बाप रे। खैर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ कूटनीति ही नहीं, हमारे खिलाड़ी भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस साल तो महिला क्रिकेट में कमाल ही हो गया। यकीनन। स्मृति मंधाना ने एक भारतीय महिला बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज एक दिवसीय शतक जड़ने का रिकॉर्ड बना दिया। वाह, कितनी गेंदों में? उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ 70 गेंदों में शतक पूरा किया और हरमनप्रीत कौर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। शानदार। इतना ही नहीं, इसी सीरीज में भारतीय महिला टीम ने अपना अब तक का सर्वोच्च एक दिवसीय स्कोर 435 रन 5 विकेट पर वो भी बनाया। ये भारतीय महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत को दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है। और T20 क्रिकेट में एक और दिग्गज का रिकॉर्ड टूटा। दिनेश कार्तिक ने MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है। जी, दिनेश कार्तिक अब T20 क्रिकेट में एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा। उन्होंने ऐसे 20 लीग मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की और अपने कुल T20 रन 7,451 तक पहुंचा दिए, जो धोनी के 7,432 रनों से ज्यादा है। तो जाहिर है BCCI और ICC पुरस्कारों में भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा होगा। बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह के लिए तो ये साल सुनहरा रहा। उन्हें 2023-24 के लिए BCCI का प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का। जी, और सिर्फ यही नहीं, उन्हें ICC की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया, जो साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को दी जाती है। सचिन, द्रविड़ और कोहली के बाद वे ये सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय बने। किसी एक गेंदबाज का इस तरह दोनों बड़े पुरस्कार जीतना कितना आम है? ये काफी दुर्लभ है और ये दिखाता है कि बुमराह का प्रदर्शन तीनों फॉर्मेट में कितना असाधारण रहा है। वहीं महिला क्रिकेट में एक बार फिर स्मृति मंधाना का नाम चमका, जिन्हें BCCI की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और ICC की महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों चुना गया। वाह। क्रिकेट से हटकर एथलेटिक्स में भी भारत के लिए अच्छी खबर है। जी, भारतीय एथलीट ज्योति यारा जी ने फ्रांस में हुई एक इंडोर मीट में महिलाओं की 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और सिर्फ सोना ही नहीं, उन्होंने 8.04 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। बहुत बढ़िया। और टेनिस की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने अपना खिताब बचाते हुए जीता और महिला एकल में अमेरिका की मैडिसन कीज नई चैंपियन बनी। चलिए, अंत में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों और दुखद खबरों पर एक नजर डाल देते हैं। क्रिकेट प्रशासन में एक बड़ी नियुक्ति हुई है। हाँ, जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का नया अध्यक्ष चुना गया है। जी। वहीं कॉर्पोरेट जगत में एक और अहम नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण को ID वेरिफिकेशन फर्म इक्वल के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण ये वही हैं जिन्होंने भारत के पहले डेटा संरक्षण कानून का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी। बिल्कुल वही। और अंत में हम कुछ उन हस्तियों को याद करना चाहेंगे जो अब हमारे बीच नहीं रहीं। जी, इस दौरान देश ने 3 बड़ी शख्सियतों को खो दिया। प्रसिद्ध वृत्तचित्र फिल्म निर्माता तपन के बोस, जिन्होंने सामाजिक मुद्दों पर यादगार फिल्में बनाई। वरिष्ठ पत्रकार और फिल्मकार प्रीतीश नंदी, जो अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। और TVS समूह के मानद अध्यक्ष प्रबीर कुमार दास। इन सभी को उनके काम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये थी कुछ प्रमुख सुर्खियां और उनसे जुड़े वो महत्वपूर्ण पहलू जो परीक्षा की तैयारी में मदद कर सकते हैं। हमने लगभग हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की। हाँ, और आज की चर्चा से एक बात साफ होती है, चाहे वो DRDO के मिसाइल हो, इसरो का रॉकेट हो,
खिलाड़ियों के नए रिकॉर्ड हों या फिर अमेरिका का प्रतिबंध हटाना हो। ये सभी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, एक मजबूत अर्थव्यवस्था बेहतर तकनीक को जन्म देती है। बेहतर तकनीक देश की सुरक्षा को मजबूत करती है और एक सुरक्षित और मजबूत देश को ही दुनिया में सम्मान मिलता है। सही कहा। सोचने वाली बात यह है कि ये सभी अलग-अलग धागे मिलकर भारत के भविष्य की कैसी तस्वीर बुन रहे हैं। ये सिर्फ तथ्यों को रटने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके बीच के इन संबंधों को समझने